ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको बताया था, सुनाया था कि गणपत राव नाटक वालों को लाला गंगाराम ने पैसे उधार दे दिए। आगे का कार्यक्रम चलाने के लिए पैसों की गणपत राव को जरूरत थी। गणपत राव ने खुशी खुशी अपने सारे काम निपटाए, नाटक को और बढ़िया करके सजाया धजाया। जिन कर्मचारियों को पैसे की आवश्यकता थी उन्हें पैसे भी दिए। इस तरह से उनने गणपत राव ने लाला गंगाराम से लिए हुए पैसे सब ठिकाने लगा दिए। अगले दिन का शो, टिकट भरपूर बिके। आसपास के गांव के लोग भी नाटक देखने के लिए आए, उन्होंने भी टिकट खरीदे। मतलब कहने का है कि हाउसफुल नाटक था। अब नाटक से पहले ही कम से कम 4 घंटे पहले कुलकर्णी सरकार पहुंच गए अपनी डोली पे सज के, 4 आदमियों के कंधे पे बैठ के, और गणपत राव को वो कागज दिखाए जो उसने साइन किए थे लाला गंगाराम को, कि गणपत राव कागज साइन करने से पहले पढ़ लेता तो तुझे आज ये दिन नहीं देखने पड़ते कि तू आज से मेरा है दास। या तो मेरे पैसे अभी के अभी चुकता कर जो तूने कल लिए थे, कि वो तो मैंने गंगाराम से लिए थे, कि भाई ब्याज पे पैसे चलाने का ठेका गंगाराम को मैंने ही दे रखा है, मेरा ही आदमी है गंगाराम। ये देख कागज पढ़ ले। कागज पढ़ लिए। अब तो गणपत राव की हालत खराब। खैर जी, कुलकर्णी सरकार डरा धमका के चले गए और कह गए कि जब भी तुझे बुलाऊंगा तुझे तुरंत आना होगा मेरे आदमी। अब गणपत राव करते तो क्या करते, मजबूरी थी। नाटक शुरू होने से मुश्किल से आधा घंटा पहले की बात है, कुलकर्णी ने अपने आदमी भेज दिए कि गणपत राव को बुला के लाओ। अब कुलकर्णी के आदमी पहुंचे। गणपत राव कहने लगा, पहले मैं नाटक तो करूँ ना, नाटक वाटक बाद में करियो, आके पहले कुलकर्णी सरकार ने बुलाया वरना पिटेगा। मरता क्या नहीं करता। पहुंच गए कुलकर्णी के पास। अब कुलकर्णी जो थे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, खाना खा रहे। यहाँ तक कि रुक्मणी जी ने भी कहा कि भाई आज बहुत आराम से खाना खा रहे हो। तो कुलकर्णी ने उनसे कहा, तुझे क्या परेशानी है भाई? मैं आराम से खाऊं, खाना मजे लेके खाऊं, कैसे खाऊं, तुझे क्या परेशानी है? बाहर तपस्या करा दी गणपत राव की, कम से कम 2-3 घंटे, जितने वो नाटक का टाइम पूरा होना था इतनी देर से तपस्या करा दी। बाद में निकल के आए कि भाई मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि पैसे वापस कैसे करोगे, या सारी जिंदगी मेरे दास बने रहोगे? गणपत राव कहने लगा, इतनी बात तो आप मेरे से आदमियों से पूछवा लेते। कि नहीं, मुझे खुद सुनना था। गणपत राव बड़ा झंड हुआ भाई। मैंने कहा, इनने तो मेरा पूरा शो का टाइम ही खराब करा दिया। अब पता नहीं शो में क्या हो रहा होगा। इधर बाबा बच्चों के साथ घूम रहे थे बाग में। बच्चे तो अक्सर बाबा के साथ ही लगे रहते थे। जेपरी हो गई, चंपा हो गई। चंपा तो नाटक में काम कर रही है। श्यामा का बेटा उद्धव, मल्हारी जी का बेटा, तुम्हारे नालसापति जी का बेटा मल्हारी, ये सभी बच्चे बाबा के साथ घूम रहे थे। बाबा ले गए उन्हें एक चट्टान के ऊपर। उससे पहले जीपरी के साथ में वाकया पेश हो चुका था। कोई उसके बेचारी उपले बात के अपना गुजारा करती थी, अपने परिवार का। गाय भैंस के गोबर के उपले बनाती थी, उससे गुजारा करती थी वो बचपन से आज तक। उसके कोई पैसे नहीं दे रहा होगा। बाबा को मिली रास्ते में। बाबा ने कहा, तो एक काम करियो, लड़ियो मत, लेकिन एक बार फिर जा। वो गई, उसने फिर भी नहीं दिए कि हाँ मैंने तो तुझे पैसे दे दिए।
और वो जो चीखी चिल्लाई वहां पे पैसों के, अपने पैसों के लिए। अब गरीब आदमी के लिए तो उस टाइम 10 पैसे 20 पैसे भी बहुत बड़ी मायने रखते थे, घर के पूरा दिन का खाना चल जाता था। इतने में वहां गांव वाले इकट्ठे हो गए, पीछे पीछे बाबा भी पहुंच गए, क्योंकि बाबा ने तो भेजा था। बाबा ने उसे, जिस ग्रामीण ने पैसे उसके मारे थे, उसे कायदे से उसको आईना दिखाया कि भाई तू अपनी औकात से बढ़ के, तेरी जितनी की औकात नहीं, तू हिरस में उल्टे सीधे खर्चे करता है, फिर उधार लेता है, इस गरीब बेचारी के क्यों पैसे मार रहा है। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि बाबा ने उसे कायदे से समझाया, उसकी समझ में आ गया, उसके पास जितने पैसे अवेलेबल थे उतने जीपी को दिए और डाकी के लिए कह दिया कि बेटा मैं तुम्हारे पैसे जैसे ही मेरे पास आते हैं मैं तुम्हें घर से बुला के दे दूंगा। चलो, वहां से सारे बच्चे बाबा के साथ हो लिए थे। बाबा चट्टान पे ले गए जंगलों में और बच्चों से कहा, अच्छा एक कुछ भी बोलो, चिल्ला के बोलो। अब कोई कुछ बोल रहा है जोर से, कोई कुछ बोल रहा है। अब आपको तो पता ही है कि आवाज जंगलों में, पहाड़ियों पे कुछ भी आप चिल्ला के बोलेंगे तो वो आवाज लौट कर आएगी। कोई हंस रहा है। बाबा ने सब बच्चों से पूछा, क्या समझे? बच्चे कहाँ इतनी हाई लेवल की बात समझ पाते, बड़े नहीं समझ पाते। बाबा ने कहा, जो तुम दूसरे को देते हो, तुमने पहाड़ियों को जो दिया, पहाड़ी ने, इस बियावान जंगल ने, प्रकृति ने तुम्हें लौटा के वापस दिया। तो बच्चों, कहने का मतलब यह है कि तुम जो कुछ करोगे वो वापस लौटकर तुम्हारे पास आना है। किसी के साथ बुरा करोगे तो वो तुम्हारे पास घूम फिर के वापस लौट कर आएगा, अच्छा करोगे वो तुम्हारे पास घूम फिर कर लौट कर आना है। तो उपदेश तो बाबा बच्चों को दे रहे थे, लेकिन ये उपदेश बड़ों के लिए, सारे जग के लिए बहुत ही समझने वाला बात थी कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं, अच्छा करेंगे अच्छा लौट कर आएगा, बुरा करेंगे बुरा लौट कर आएगा। खैर, उधर जो था गणपत राव के खेमे में पब्लिक आके बैठ गई और गणपत राव वहां से गायब। अब पब्लिक कब तक इंतजार करती। पब्लिक का गुस्सा चरम सीमा पर कि गणपत राव को बुलाओ, गणपत राव को बुलाओ, कहाँ है, हमारा बेवकूफ बना दिया। अब बाबा तो मिनट मिनट की जानकारी रखते थे। अब तमाशा देखने जो आए थे, उन्होंने, दर्शकों ने तोड़ फोड़ चालू कर दी मंडप के अंदर। कहीं सामान तोड़, कहीं कुछ तोड़, पूरा स्टेज तहस नहस कर दिया। उधर चंपा सजी भी बैठी थी। सब तमाशे के लिए चंपा ने याद किया बाबा को, साईं बचाओ। बाबा पहुंच गए तुरंत स्टेज पे, क्योंकि बाबा के तो रूपों का कोई ठिकाना ही नहीं था कि यहाँ भी बैठे हैं और 10 किलोमीटर दूर भी बैठे हैं और 100 किलोमीटर दूर भी पहुंच जाते हैं। बाबा पहुंच गए। बाबा ने उन्हें सभी को समझाया, सभी की दुखती रस रग के तूने कब किसको धोखा दिया, इस तरह से सभी को व्यवस्थित तरीके से समझाया। सभी गांव वालों की, जो भी दर्शक थे, सबकी समझ में आया, शांत हो गए और वहां से निकल लिए। अब गणपत राव को जब कुलकर्णी ने छोड़ा तो उसने आके अपने नाटक के टेंट के पास जब पहुंचा तो देखा सारी पब्लिक वापस जा रही है। अब कुलकर्णी ने प्रतिदिन का ये नियम बना लिया, ताकि उसका शो गया रुक। गणपत राव की दिन प्रतिदिन हालत हो गई खराब, यहां तक कि वो पैसे के लिए हो गया परेशान। करे तो क्या करे, नाटक चल नहीं रहा, शो चल नहीं रहा। हर शो के टाइम पे कुलकर्णी से बुला ले और बिना वजह टाइम पास कर। रास्ते में उसे मिले बाबा। बाबा ने कहा, मैं क्या कुछ तुम्हारी मदद करूं? उन्होंने कहा, तू फकीर मेरी क्या मदद करेगा, तेरे अपनी हालत तो देख पहले,
फटे हुए कपड़े, हाथ में कटोरा, भीख मांग के दूसरों से गुजारा करता है, मेरी क्या मदद करेगा तू? इतना कह के बाबा ने कहा रुक। 2-3 सिक्के गणपत राव ने बाबा को खुशी में दिए थे कि मेरा शो बहुत अच्छा गया, इस खुशी में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारे वक्त में काम आएंगे। तो बाबा ने कहा था कि हाँ ये वक्त पर काम आएंगे। अब किसके काम आएंगे ये तो बाबा जाने। बाबा ने वो सिक्के रख लिए। बाबा ने कहा रुक, तेरा बुरा समय चल रहा है, ये ले। मैंने कहा था ना ये वक्त, तूने कहा था ना ये वक्त पर काम आएंगे, तो ये तेरे ही काम आएंगे, काम आ रहे हैं, इन्हें ले। गणपत जो था और भड़क गया, मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरे भीख में दिए हुए पैसे मुझे वापस कर रहे हो, लेकिन नहीं, लाओ, तुम इन पैसों के लेने के हकदार नहीं हो, ये पैसे मैं मेरी मेहनत की कमाई के हैं, मैं इन्हें वापस ले लेता हूँ। उनने लेके वो पैसे वापस जेब में रख लिए, जेब में रख लिए और वहां से बाबा अपनी द्वारका माई की ओर निकल लिए। गणपत अपने खेमे की ओर निकल लिए जहां उनका तमाशा लगा हुआ था। बाबा ने फिर उसके जाते जाते एक डायलॉग मार दिया, मटका अभी कच्चा है। कहानी मटके से ही स्टार्ट हुई थी। जब नीम गांव के बाबा केलकर द्वारका माई लेके से गणपत राव को पहुंचे थे, तो मटके से ही कहानी स्टार्ट हुई थी इसकी। बाबा ने कहा मटका अभी भी कच्चा है। कोई बात नहीं जी। अब गणपत राव चारों तरफ से हताश होके उसने कहा कुलकर्णी तो मेरे को दास बना लेगा और मैं यहां कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं, इससे अच्छा तो है कि मैं जहर पी के आत्महत्या कर लूं। जहर पी के आत्महत्या कर लूं, पता नहीं कहां से जहर ले आया। अब स्टेज पर खड़े होकर उसने वो शीशी जहर की पी ली और चारों खाने चित। एक तरह से मर गया, स्टेज के ऊपर ही दम तोड़ दिया। उधर उसके जो दोस्त था, मुनीम था, मैनेजर था, उसे सपना आया कि ऐसे ऐसे गणपत राव ने जहर पी लिया। वो दौड़ा दौड़ा खेमे पहुंचा। इधर बाबा को तो पता थी कि कहाँ क्या हो रहा है। बाबा उसके जहर पीते के साथ ही तुरंत वहां पे प्रकट हुए और उसे दोबारा वापस चितमुंद्रा में ले आए, जिंदा कर दिया, वरना वो निकल लिया था। बाबा ने फिर ऊपर वाले को याद किया, ऊपर वाले की कृपा से फिर उसे प्राण उसके अंदर वापस ले आए और बाबा फिर वहां से गायब। उधर उसका साथी मैनेजर जो था वो आया, आके उसने देखी वहां शीशी पड़ी हुई और गणपत राव को होश में बैठे देखा स्टेज पे। तुमने जहर पिया। इस तरह से दोनों दोस्तों में आपस में गिले शिकवे होते रहे। उसके बाद उसने कहा, उसके दोस्त ने, मैनेजर ने, उसने कहा भाई गणपत राव, 2 रास्ते हैं इस दुश्वारियों से बचने के। कि क्या? कि पहला रास्ता तो यह है कि साईं की शरण ले ले, वो अपने आप निपट लेंगे, तू अभी उन्हें हल्के में ले रहा है। उसने कहा कतई भी नहीं, साईं की न तो देख मेरी कैसी बेइज्जती करी साईं ने। मैंने 2-3 सिक्के दिए थे उसको खुशी में आके, आज उसने मेरी गरीबी की हालत में वो सिक्के मुझे देके मेरी बेइज्जती करी। दूसरा रास्ता बता। उन्होंने कहा भाई दूसरा रास्ता यह है कि गांव छोड़कर चुप चुपाने यहां से निकल लो, भाग लो, तो ना रहेगा कुलकर्णी, ना रहेगा तमाशा, और मजे से किसी अनजान गांव में जाके अपना दूसरा काम धंधा देखेंगे। दूसरा रास्ता गणपत बाबू की समझ में आया। उन्होंने कहा ठीक है। सामान बांध, ट्रंक के अंदर अपने कपड़े लत्ते रखने चालू कर दिए। पैसे नाम के नाम पर उसकी जेब में केवल वही 3 सिक्के थे जो बाबा ने उसे भीख में दिए हुए लौटाए थे। उसने वो 3 सिक्के एक थैले में डाले और बाकी का सामान अपने लोहे के बक्से में रखना चालू किया। कपड़े पहनने की जरूरत का जो भी सामान था, नाटक की स्क्रिप्ट वगैरह पूरी ट्रंक में भर के थैले के अंदर 3 सिक्के डाल के थैला एक साइड को रखा और बाकी सामान सगवा के जब वो जैसे ही चलने को हुए देखा तो थैला
बहुत भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि उठाने में। गणपतराव ने कहा इसके अंदर तो मैंने कुछ रखा ही नहीं, क्या भारी? देखा खोल के तो सिक्कों से थैला लबालब भरा हुआ था। गणपतराव ने कहा ये क्या? मैंने तो इसके अंदर कुल 3 सिक्के डाले थे, वो भी जो साईं ने वापस किए थे। उसके साथी ने, दोस्त ने समझ गया अब तो कि साईं क्या है। साईं ने तुझे 3 सिक्के वापस क्यों किए, समझ ले बात को। अब तो से गणपतराव को आगे से लेके, शुरू से लेके आखिर तक की पूरी कहानी याद आ गई। साईं ने कब कब उसकी मदद की, कब कब उसने उनको झिड़का, कब उसका उनके झिड़कने के बाद भी फायदा हुआ। उसने कहा चल, अपना सामान लेके, सिक्के लेके तुरंत पहुंच गए बाबा के पास। द्वारका माई पहुंच गए। द्वारका माई जाके सीधे बाबा के कदमों में लौट गया हो तो गणपतराव तो, कि साईं आपने मेरी हर क्षण मदद की, मैं मूर्ख नहीं समझ पाया, और ये सब आपकी देन है। जो 3 सिक्के मैंने इस थैले में डाले और ये सिक्कों से थैला भर गया, ये सब आपकी देन है। साईं मुझे माफ कर दो। बाबा ने कहा वो सब ठीक है, मटका पक चुका है, पक्का हो गया है। अब तू सबसे पहले एक काम कर, कुलकर्णी का जो कर्जा है वो जाके उतार। उसके बाद अपने आप को आजाद कर, उससे अपने कागज वापस ले जो तूने बिना देके वाले साइन किए थे, दास प्रथा के कागज, वो अपने वापस ले, उसका कर्जा उतार। कुलकर्णी के आदमी पहुंचे, देख रहे थे, उन्होंने खबर दे दी जाके सीधे कुलकर्णी को। सबसे पहले तो कुलकर्णी उन पर बरसा, उसके बाद गणपतराव पहुंच गए, पैसे लेके, लो सरकार तुम्हारा कर्जा, मेरे कागज वापस करो। तो दोस्तों, बाबा ने गणपतराव को तो कर दिया आजाद। गणपतराव खुशी खुशी अपने कर्जे से मुक्त हो गया। कथा को फिलहाल, गणपतराव की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगली कहानी फिर लेकर हाजिर होंगे बाबा के जीवन काल की। आज की कथा को विराम देखते हुए आपसे आज्ञा चाहते हैं। अपना सहयोग, आपसे अनुरोध है, अपना सहयोग बनाए रखें। अगर आप सच में बाबा से प्यार करते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जितने ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक इस कथा को पहुंचा सकें, ये बाबा के लिए आपकी हाजिरी होगी, बाबा के प्रति आपका प्यार होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कथा को, ये आपके सम्मुख भाग 93 भाग आपके सम्मुख जा रहा है। साईं ध्यान योग यूट्यूब चैनल पर भाग 1 से लेके भाग अब तक के टोटल भाग अवेलेबल हैं। तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों में इसको शेयर करें, हमारे लिए यही बहुत बड़ा आपका सहयोग होगा। तो साथियों, आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।